न्यू सबसेक्शन 1A इंट्रोड्यूस्ड इन सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 6 में एक नया सबसेक्शन इंट्रोड्यूस हो गया, 6 सबसेक्शन 1A। और इस सबसेक्शन 1A जो आया है, देखो 6(1) क्या था, 6(1) क्या था, 6(1) था इंडिविजुअल रेजिडेंट स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। ये जो 182 और 60 डेज वाली कंडीशन है वो वहीं पर ही तो है, उसी के आगे 6(1)A आ गया और इसके अंदर एक नया एक्सेप्शनल केसेस डाल दिए। सर ये क्या चीज है? अंडर दीज एक्सेप्शंस एन इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू बी अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया। मैंने आपको अभी बताया था एक इंडिविजुअल इंडिया में या तो रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट की भी आगे दो क्लासिफिकेशन होती हैं, ROR या फिर NOR। बताया था या नहीं बताया था? तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इन दोनों ही केसेस में, यानी सॉरी रेजिडेंट ROR और NOR की बात करें तो ये दोनों रेजिडेंट है, ये बात तो पक्की है। अब गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन बनाया इनकम टैक्स एक्ट में, सेक्शन 6(1)A, जहां पे ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे मतलब 182 डेज वाली कंडीशन नहीं देखनी। सर वो 182 डेज वाली कंडीशन अब नहीं होगी, अब इनकी बातें नहीं हो रही, 182 वाले को भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक, तो वो खत्म हो चुका है। अब पॉइंट ये है कि इन सिचुएशन में भी आप इंडिया के रेजिडेंट माने जा सकते हो, बट आप रेजिडेंट तो माने जाओगे बट आप ऑर्डिनरली रेजिडेंट कभी भी नहीं माने जाओगे। कौन से सिचुएशन में सर? आओ जरा देखें। अंडर दीज एक्सेप्शंस एन इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू बी अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया। यानी आप इंडिया के रेजिडेंट तो हो बट आप इंडिया के ऑर्डिनरली रेजिडेंट नहीं हो। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर जाओ तो सर ये तो जानना चाहेंगे हम, ऐसा कौन सा केस है कि सीधा आप NOR बन जाओगे? बिल्कुल सही बात, आप सीधा NOR बन जाओगे अगर आप इंडिया के सिटीजन हो, आपकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, यानी आपकी फॉरेन सोर्सेज वाली इनकम को छोड़ के इंडिया में इनकम। इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया में इनकम, इंडिया में जो इनकम है आपकी टोटल इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। कितनी? 15 लाख रुपए से। एंड लिख रहा है बेटा, एंड का मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तीसरा, ही इज नॉट लायबल टू टैक्स in any other country or territory by reason of his domicile or residence or any other criteria of similar nature। सर डोमिसाइल का मतलब हो गया उसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस कहां पे है, उस प्लेस ऑफ रेजिडेंस को हम लोग डोमिसाइल बोलते हैं, प्लेस ऑफ रेजिडेंस को हम लोग डोमिसाइल बोलते हैं। कह रहा है ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी फॉर बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल, बिकॉज ऑफ हिज डोमिसाइल। वो इस रीजन से क्योंकि उसका रेजिडेंस जो है वो इंडिया में रेजिडेंस है, इस वजह से ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री। गवर्नमेंट ने बोला सिंपली कि ऐसे लोगों को हम लोग इंडिया में रेजिडेंट बोलते हैं, रेजिडेंट तो बोलेंगे बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट बोलेंगे, ROR कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर वो ROR बन गया तो उसको फॉरेन सोर्सेज वाली उस इनकम पर भी टैक्स इंडिया में देना पड़ जाएगा। तो इनकम टैक्स वाले ने कहा फॉरेन सोर्सेज में कितना कमा रहे हो, फॉरेन सोर्सेज से आप जो मर्जी कमाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता। अब अगर वो लोग देश में उस देश में टैक्स नहीं ले रहे हैं तो ये हमारी गलती नहीं है, क्योंकि वहां की एग्जेम्पशन लिमिट अलग होगी बच्चों, इंडिया की एग्जेम्पशन लिमिट अलग है। इंडिया में ये बोला गया कि ये पर्सन जो इंडियन सिटीजन है वो बाहर से भी कमाता है, चाहे बाहर से कमाता हो, बट फॉरेन सोर्सेज वाली इनकम को छोड़ दो। इंडिया में जो उसकी टोटल इनकम है वो 15 लाख रुपए से अगर ज्यादा है, तीसरा केस, वो कहीं पर भी टैक्सेबल नहीं है, दूसरे देश में टैक्सेबल नहीं है बिकॉज ऑफ रेजिडेंस, उसका रेजिडेंस इंडिया में है इसलिए। अगर वो दूसरे देश में टैक्सेबल नहीं है बिकॉज ऑफ द रेजिडेंस इन इंडिया, उसका रेजिडेंस इंडिया में है इसलिए वो लोग टैक्स लगाने के लिए मना कर रहे हैं कि उस देश में टैक्स मत लगाओ, तो वो ऑलरेडी टैक्स अभी तक नहीं लगाना, इसीलिए उसको इंडिया का रेजिडेंट बना दिया गया। तो इंडिया का क्या बना दिया गया? रेजिडेंट बना दिया गया, और कहा गया कि ऐसे केस में उसको टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा क्योंकि वो इंडिया का, हालांकि वो इंडिया का अगर नॉन रेजिडेंट होता ना बच्चों, तो जितना भी इनकम वो इंडिया से कमा रहा है तब भी उसको टैक्स इंडिया में देना पड़ता। बट गवर्नमेंट ने एक्सेप्शनल केसेस बनाए और कहा कि ये तीन कंडीशन जो सेटिस्फाई कर गया ना वो बंदा रेजिडेंट ही है,
वो बंदा इंडिया का रेजिडेंट है बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट नहीं है। क्या है वो? इंडिया का रेजिडेंट है बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट नहीं है। पहला, वो इंडिया का सिटीजन है। दूसरा, उसकी जो टोटल इनकम है वो 15 लाख रुपए से ज्यादा है ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, फॉरेन सोर्सेज वाली इनकम को छोड़ के। नंबर 3, उसका कोई भी टैक्स, ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी प्रीवियस ईयर, मतलब इन एनी अदर टेरिटरी या इन एनी अदर कंट्री, किसी और कंट्री में उसको कोई टैक्स पे करना। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं बच्चों, तो ऐसे केस में वो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट तो माना जाएगा बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट माना जाएगा। और आपको पता चलेगा आने वाले क्लासेस के अंदर कि आरओआर और आरएनओआर दोनों में टैक्सेबिलिटी का क्या फर्क होगा। आरओआर को ऑब्वियसली ज्यादा टैक्स इसलिए पे करना पड़ रहा है बिकॉज उसको हर तरह की इनकम पे टैक्स इंडिया में ही देना पड़ेगा, कहीं से भी कमाओ। एनओआर को कुछ बेनिफिट दिए गए हैं और नॉन रेजिडेंट को तो ऑब्वियसली तभी टैक्स देना है जब वो इनकम से या तो इंडिया से कमाता है या रिसीव करता है। समझ में आती है बात? तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद करने हैं। एक्सेप्शंस बी है ये। अब ये बेटा एक्सेप्शंस बी ऐसा कोई इनकम टैक्स लॉ में नहीं आया, ये मैंने बनाया आप लोगों को आसान करने के लिए। एक हो गया एक्सेप्शन ए जो पहले वाले हैं। एक्सेप्शन बी एक न्यू इंसर्टेड सेक्शन है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 है। समझ में आया बच्चों? न्यू एक और एक्सेप्शन की अगर हम बात करें, एक्सेप्शन सी कर दिया मैंने उसको। ये देखो, ये मैंने किया है, मैं फिर से बोल दूं, इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है ये, मैंने आपको याद करवाने के लिए, समझाने के लिए एक्सेप्शंस की कैटेगरी बना दी। नाउ दिस एक्सेप्शन इज नॉट एप्लीकेबल, बी की बात करें, दिस एक्सेप्शन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ फॉरेन सिटीजंस, क्योंकि ये बात ही इंडियन सिटीजन की हो रही है ऑब्वियसली, इवन इफ इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। अच्छा, कोई फॉरेन सिटीजन है जो इंडियन ऑरिजिन पर्सन है, उनके लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ बात इंडियन सिटीजन की हो रही है, इंडियन ऑरिजिन की नहीं हो रही। बात समझ में आ गई? तो सर इंडियन सिटीजन के लिए हम लोगों ने पहले ही 2 बातें पढ़ी थी, क्या? कि इंडियन सिटीजन जो होंगे अगर वो इंडिया से बाहर जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, तो उसको वैसे भी एक ही कंडीशन देखनी है 182 वाली। इंडियन सिटीजन होंगे और अगर वो क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप है और वो बाहर जा रहा है ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो ऐसे केस में उसके लिए भी 182 डेज वाली कंडीशन दूसरी कंडीशन नहीं है। और एक इंडियन सिटीजन या फिर इंडियन ऑरिजिन पर्सन जो इंडिया में आ रहा हो ना विजिट ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, ऐसे केस में भी 60 डेज वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन एप्लीकेबल है। इसका मतलब है इन तीनों कंडीशंस में, इन तीनों केसेस में 182 डेज से ज्यादा अगर स्टे होगा इंडिया में तो ही वो इंडिया का रेजिडेंट है, अदरवाइज वो इंडिया का नॉन रेजिडेंट। और फिर एक्सेप्शंस बी क्या कहता है? एक्सेप्शंस बी तो क्लियरली अलग ही हो जाता है। वो कहता है कि देखो, जो भी ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा ना, वो इंडिया का रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। सर स्टे नहीं देखेंगे? स्टे नहीं देखेंगे, स्टे को मारो गोली। समझ में आ गई बात? हमें क्या देखना है? सिर्फ ये कंडीशन देखनी है, अगर वो इंडिया का सिटीजन है, अगर उसकी टोटल इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है इंडिया में, इंडिया वाली टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, इंडिया के जो बाहर फॉरेन सोर्सेस से है उसको भूल जाओ। नंबर 3, उसका कोई भी टैक्स नहीं बनता दूसरे देशों में, तो वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा, ताकि हम उसको इंडिया में टैक्सेबल कर सकें, तो हम इंडिया में टैक्सेबल कर सकें तब। क्योंकि अगर तीसरा केस नहीं एप्लीकेबल हो रहा, मतलब तीसरा केस में ये है कि उसको बाहर टैक्स देना पड़ रहा है, तो अगर बाहर टैक्स देना पड़ रहा है तो इंडिया वाले टैक्स नहीं देंगे, इंडिया वाले टैक्स नहीं लेंगे आपसे, तो वो कह रहा है कि उस केस में हम आपको रेजिडेंट नहीं मानेंगे। समझ में आ रही है बात? नाउ एक्सेप्शन सी पे आ जाते हैं बच्चों। अंडर दिस एक्सेप्शन एन इंडिविजुअल सेड टू बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट, फिर से मैं बोल रहा हूं डीम्ड, डीम्ड का मतलब क्या होता है? मान लेना कि आप रेजिडेंट हो, मान लेना, डीम्ड, deemed to be resident but not ordinarily resident in India if he or she satisfies the following 4 conditions. कितनी कंडीशन है ना? दिक्कत कितनी ज्यादा कंडीशंस हैं, कितने ज्यादा एक्सेप्शंस हैं, बिल्कुल है, बट बता देखो दिक्कत ही वाली सबके साथ ही है कि नहीं? तो देखो समझना है, समझने के साथ साथ इसके भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखेंगे, तो आपको तब जाके और मजा आएगा। आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सेप्शन केसेस, जैसे एक्सेप्शन नंबर ए बोला, वो तो मैंने वो वाला ही बोला, एक्सेप्शन ए जो है वो सिर्फ सेकंड कंडीशन का एक्सेप्शन है, जहां पे 182 डेज वाली कंडीशन एप्लीकेबल होती है, 60 डेज वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती। एक्सेप्शन बी जो है वो तो ये क्लियरली कहता है कि अगर ये 3 कंडीशन पूरी हो जाए तो वो बंदा रेजिडेंट होगा बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। और एक्सेप्शन सी बोलता है, वो भी यही बोलता है,
कह रहा अगर ये 4 कंडीशन पूरी हो जाए ना तो वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट माना जाएगा। सर 4 कंडीशंस क्या है? फर्स्ट, ही इज एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। फिर से, ही इज एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्या सर? इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। नंबर 2, हिज टोटल इनकम एक्सीड्स ₹15 लाख ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। अगेन फॉरेन सोर्सेज वाली जो भी इसकी इनकम थी उसको इग्नोर करना है बच्चों, फॉरेन सोर्सेज वाली इनकम नहीं देखनी है। हिज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, उसको छोड़ के उसकी टोटल इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। नंबर 3, सर वही फॉरेन टेरिटरी में कहीं पे भी वो टैक्स नहीं दे रहा, नहीं, वो कंडीशन खत्म, वो पहले वाले के साथ था ना बेटा, उस केस में रेजिडेंट मान लिया वो तो हो गई बात। अब दूसरा पॉइंट है ये एक्सेप्शन सी। सर इसमें क्या लिखा है? सर थर्ड पॉइंट क्या कहता है? ही कम्स ऑन इंडिया ऑन अ विजिट ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। सर ये वाली बात तो वहां पे थी पहले वाले केस में, हाँ यहाँ पे पढ़ा हमने, ऑन अ विजिट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सर ये वाली तो वही सेम कंडीशन हो गई। सर पहली कंडीशन भी यही लिखी है, इज इंडियन सिटीजन या इंडियन ऑरिजिन, ठीक है, इज टोटल इनकम, हाँ ये वाली बात नहीं लिखी थी। समझ में आ रही बात? सर अगर मैं ये वाली कंडीशन आप देख रहे हो तो वहां पे 182 डेज वाली कंडीशन लिखी थी ना कि 182 डेज ही देखना है इनके लिए, अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन या इंडियन सिटीजन जो ऑन अ विजिट इंडिया में आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात, उनके लिए 182 ही देखना है, 60 डेज वाला नहीं देखना। बट उस केस में इनकम की बात नहीं की गई थी, यहाँ पे इनकम की बात भी कर और भी है। इसका मतलब है वो कह रहा है टोटल इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, और लास्ट में कहता है ही इज इन इंडिया फॉर 120 डेज और मोर बट नॉट मोर देन 182 डेज। क्योंकि अगर 182 डेज हो गया बच्चों तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई हो गई, तो वो इंडिया का रेजिडेंट बन ही जाएगा, तो वो वाला केस बन जाएगा ना, रेजिडेंट वाला, ये वाला, समझ रहे हो बात? तो 182 डेज से कम है तभी की तब हम लोग एक्सेप्शन सी की बात करेंगे, अदरवाइज हम एक्सेप्शन सी की बात नहीं करेंगे। तो 4 कंडीशंस, उनका पालन करो, आप इंडिया के क्या बन जाओगे? रेजिडेंट बन जाओगे, बट आपको ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं कहा जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहा जाएगा। 4 कंडीशंस पढ़ते हैं एक बार फिर से। ही इज एन इंडियन सिटीजन, he is an Indian citizen or a person of Indian origin. His total income exceeds 15 lakh during the relevant previous year. He comes in India on a visit during the relevant previous year. He is in India for 120 days or more, but not more than 182 days, यानी 181 days तक ही वो इंडिया में रहे। 182 डेज वाला कंडीशन पूरी हो गई तो वो ऊपर वाली कंडीशंस में चला जाएगा जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, और उस केस में टोटल इनकम नहीं देखनी होती। ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ही वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा, बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट माना जाएगा। तो जो भी इंसान 120 डेज के लिए या फिर उससे ज्यादा के लिए इंडिया में रहता है और 182 डेज से कम रहता है, इंडिया में आया ऑन अ विजिट घूमने फिरने के लिए, उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है और वो एक इंडियन सिटीजन या फिर इंडियन ऑरिजिन है, तो गवर्नमेंट ने बोला इस ऐसे पर्सन को हम इंडिया में रेजिडेंट बोलेंगे बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट बोलेंगे। रेजिडेंट तो बोलेंगे बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट बोलेंगे। बताओ बात समझ में आती है बच्चों? अब सर ये फॉरेन सोर्सेज का मतलब क्या? इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज बार बार लिखा हुआ है, आओ नोट में लिखा है मैंने, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज मींस इनकम विच एक्रूज और अराइज आउटसाइड इंडिया। बोला यार सर बाहर से जो इनकम कमाते हैं उसको फॉरेन सोर्सेज इनकम बोलेंगे, एक्सेप्ट इनकम डिराइव फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। सर सिर्फ वो वाली इनकम इसके अंदर कवर अप नहीं होती फॉरेन सोर्सेज वाली इनकम में, जो इनकम डिराइव हुई है कोई ऐसी इनकम से जो कि बिजनेस कंट्रोल इंडिया से होता है। यानी सिंपल सी बात है, अगर आपका टाटा कंपनी का जो ब्रांच है वो बाहर है पर टाटा कंपनी जो कंट्रोल होती है वो इंडिया से होती है, तो ऐसे केस में ये नहीं कहा जा सकता कि टाटा जो कंपनी है वो फॉरेन सोर्सेज से पैसे कमा रहा है। समझ में आई? तो हम लोग कहेंगे क्योंकि कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया में, तो वो ये कहना चाहता है कि अगर कोई ऐसी कंपनी से आप पैसे कमा रहे हो जिसका सेटअप और कंट्रोल इंडिया से है तो वो फॉरेन सोर्सेज वाली इनकम में ऐड नहीं होगा। समझ में आ गई बात? सेटअप एंड कंट्रोल का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसके डिसीजन मेकिंग पावर, जिसकी मैनेजमेंट कहां बैठती है? इंडिया में बैठती है। चलो एक बारी फटाफट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये बात बिल्कुल न्यू है बच्चों,
सबके लिए न्यू है। जो बच्चे बजट 2020 पढ़ना चाहते हैं उन सबके लिए न्यू है। तो याद रखना है बच्चों, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो दो तरह के रेजिडेंट होते हैं। पहले तो हम बात करेंगे रेजिडेंट होता है या नॉन रेजिडेंट होता है। रेजिडेंट भी दो तरह के होते हैं, आरओआर और एक एनओआर। पहले रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल की बात करें, अगर मैं रेजिडेंट ऑफ इंडिया की बात करूं तो इंडिया का रेजिडेंट इंडिविजुअल तब होता है जब दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाए। एक 182 डेज वाली या फिर दूसरी 60 डेज वाली एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। तीन तरह के एक्सेप्शंस हैं। अगर मैं एक्सेप्शंस ए बात करूं तो वो तो सेकंड कंडीशन पे क्लियर काटता है सेकंड कंडीशन को और कहता है कि सिर्फ एक्सेप्शन जो मैं ये पढ़ने जा रहा हूं ये सेकंड कंडीशन इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, यानी सिर्फ एक ही कंडीशन होगी 182 डेज एक्सेप्शनल सिचुएशंस में। अब कौन सी एक्सेप्शनल सिचुएशंस है? इफ ही इज एन इंडियन सिटीजन एंड ही गोज आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए वो बाहर जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट पर्पस का मतलब उसकी जॉब लग गई है बाहर, उसकी जॉब लग गई है बाहर, या फिर इंडियन कंपनी बाहर उसको ट्रांसफर कर रही है एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग के लिए, कुछ भी पर्पस के लिए। नंबर 2, he is a person of he is an Indian citizen who goes outside India as a crew member of Indian ship। और नंबर 3, एक इंडियन सिटीजन या फिर एक इंडियन ऑरिजिन पर्सन हु कम्स इन इंडिया ऑन अ विजिट ड्यूरिंग द रेलेवेंट। कह रहे तीनों में से कोई भी केस लग जाएगा ना तो हम लोग यहाँ पर 60 दिन वाली कंडीशन देखेंगे नहीं, 182 डेज वाली कंडीशन लगेगी। एक्सेप्शंस बी। अब एक्सेप्शंस बी कहता है कि हम लोग तीन कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर जाओ ना, तो ये तीन कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर गए तो आप इंडिया के रेजिडेंट तो माने ही जाओगे बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाओगे। सर कौन सी वो तीन कंडीशंस हैं? पहला, आप इंडिया के सिटीजन हो। नंबर 2, आपकी टोटल इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेज इनकम। नंबर 3 तो हमारे इनकम जो है वो 15 लाख से ज्यादा है। और नंबर 1 हो गया आपका कि आप एक इंडियन सिटीजन हो। और नंबर 3 कि आप ही इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री, किसी भी कंट्री में वो लाइबल नहीं हो, तभी वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। कैटेगरी सी की बात करें तो एक्सेप्शन सी की बात करें तो वहां पर कहा गया कि ये जो एक्सेप्शंस हैं, ये एक्सेप्शंस कहते हैं कि अगर 4 कंडीशंस पूरी हो जाए तो आप इंडिया के रेजिडेंट हो बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये 4 एक्सेप्शंस क्या हैं? ये 4 कंडीशंस क्या हैं? फर्स्ट, ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन या फिर इंडियन सिटीजन। नंबर 2, हिज टोटल इनकम एक्सीड्स 15 लाख। नंबर 3 वो इंडिया में आ रहा है ऑन अ विजिट ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, ऑन अ विजिट आ रहा है। नंबर 4, उसका स्टे 120 डेज या फिर उससे ज्यादा है बट 182 डेज से कम है। ये चारों कंडीशन पूरी करने पर आप इंडिया के रेजिडेंट हो बट आप इंडिया के नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाओगे। यानी आपको आरओआर एनओआर तो चेक ही नहीं करना इन केसेस में। एक्सेप्शंस बी और एक्सेप्शन सी के अंदर यू डोंट नीड टू फाइंड आउट। स्टेप टू फिनिश, स्टेप 2 फिनिश, यानी स्टेप 1 में ही कहानी खत्म। यही कंडीशन पूरी करो, अब स्टेप 1 खत्म। स्टेप 1 में सीधा कंक्लूजन आ रहा है। जबकि जो एक्सेप्शंस ए वाले होते हैं ना लोग, और जो नॉर्मल लोग होंगे जो इस पे एक्सेप्शंस लग ही नहीं रहे, उन लोगों के लिए तो रेजिडेंट के बाद आगे चेक करना जरूरी है। इसके बाद तो स्टेप 2 भी आएगा, इसके बाद स्टेप 2 आएगा और नॉर्मल कंडीशंस में भी स्टेप 2 आएगा। स्टेप 2 जब आएगा तो उसमें यही तो चेक करना होता है कि आप इंडिया के आरओआर हो या फिर आप इंडिया के एनओआर हो। बात समझ में आ रही है बच्चों?